हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम जूजी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल उस प्रिंस के पास में आ चुकी थी और आने के बाद उसे ग्रीट कर रही होती है। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है एंड दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ के ऊपर ये लोग बहुत ही ख़तरनाक तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। यूहाओ पहले से इतना ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन इन लोगों को कहाँ ही उसकी पड़ी थी। बल्कि यहाँ पर ये लोग खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करा जाए। एक बंदा जो कि उस जगह पर अपॉइंट था वो कैप्टन के पास में जाके कह रहा होता है कि कैप्टन, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, आखिर इसके साथ में क्या करा जाना चाहिए। तभी वो कैप्टन को कह रहा होता है कि तुम यहीं रुको, ज़रा इस बार जाके मैं चेक करके आता हूँ कि आखिर ये बंदे में कितना ज़्यादा दम है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि शाओ जी से रोक लेता है एंड कह रहा होता है कि ज़रा रुको। जिसके साथ ही यहाँ पे उसकी सोल भी कह रही होती है कि यूहाओ, तुम बस मुझे एक बार ऑर्डर दो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे इन्हें सबक सिखाऊंगी। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी थी, लेकिन तभी यूहाओ उसे रोक लेता है एंड कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लेना। जिसके साथ ही वांग शाओजी कह रहा था कि अभी फ़िलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ बन रहा है, लेकिन जब मैं 81 ड्रैगन पिलर का इस्तेमाल करूँगा एंड जैसे ही हमारा पिलर एक्टिवेट होगा उसके बाद यूहाओ को पता चल जाएगा, जब इसकी बॉडी के अंदर 81 मेडिसिनल पॉइंट्स के ऊपर जाके हिट होंगी वो सारी की सारी नाइफ्स, एंड वो तुरंत ही एक बटन को दबाता है जो कि उसके हाथ में एक रिमोट मौजूद था एंड उसी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करता है तो उस पिलर के अंदर से ढेर सारी नाइफ निकलती है एंड यूहाओ चिल्ला पड़ता है, क्योंकि 81 नाइफ टोटल उसकी बॉडी के अंदर जाकर बहुत ही बुरे तरीके से उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इवन यूहाओ की बॉडी के अंदर से इतना ढेर सारा ब्लड भी निकल रहा था। वो जो नाइफ थी वो धीरे धीरे करके यूहाओ की बॉडी के अंदर जा रही होती हैं, जिसके चलते अब वो लगातार उस पेन को सह रहा होता है। इवन वो सारे लोग यूहाओ को इस तरीके से देख के बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं यूहाओ के ऊपर, लेकिन यूहाओ भी कहाँ ही सरेंडर करने के लिए रेडी था। और इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग शाओजी कह रहा था कि यूहाओ, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा वैसे इस टॉर्चर को देखते हुए। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर आ चुके थे, जिन्हें देखते ही वांग शाओजी की हालत तो ख़राब हो गई थी एंड होंग चैन को देखने के बाद यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डर भी गया था। लेकिन होंग चैन सबसे पहले तो उस कैप्टन को ही बहुत ही दूर फेंक के मारते अपने हाथ के थ्रू। हालांकि यहाँ पे जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे कौन है तो होंग चैन को देख के वो घबरा जाता है। यहाँ पे सेकंड वाला जो बंदा खड़ा था वो तुरंत ही ग्रीट करता है, बाकी सारे लोग भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं होंग चैन को देख के। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे होंग चैन आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे वो जो एंसेस्ट्रल बॉडी थी वो कह रही होती है कि यूहाओ ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि कोई ना कोई आ रहा होगा। ये तो वाकई काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा स्टेप यूहाओ के लिए रहा। अब जैसे यहाँ पे होंग चैन देखते हैं कि यूहाओ को इतना ज़्यादा लेवल का टॉर्चर करा जा रहा है कि 81 पिलर जो कि ड्रैगन पिलर है उससे के थ्रू ये लोग उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो उस पिलर को डीएक्टिवेट करते हैं। यूहाओ को पकड़ने लग गए थे और उसके बाद फिर यहाँ पे उसे संभालते हैं। इवन वो उसकी बॉडी के ऊपर देख पा रहे थे कि यूहाओ को कितना ज़्यादा टॉर्चर करा गया है। वो अब कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाया और यहाँ पे रहते हुए स्टूडेंट की मैंने रक्षा नहीं की। लेकिन ये बात याद रखना, मैं इन सारे ही लोगों से अच्छी एक्सप्लेनेशन मांगूंगा एंड अगर ये उसे देने में नाकामयाब रहे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे नहीं होंगे। हालांकि इसी के बाद वांग शाओ जी ये सोच रहा था कि आखिर ये एल्डर मुझसे सवाल करके से रहा है, मैं तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं कभी भी इसे जवाब नहीं दूंगा। इसी के साथ ये सारे के सारे लोग खड़े थे, लेकिन तभी वहाँ पे डोर एक बार फिर से ओपन होता है। यहाँ पे काफ़ी ही सारी रोशनी भी आने लग गई थी। ये सारे लोग देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि जूजी की एंट्री यहाँ पे होती है एंड यूहाओ तो अभी भी अपने होश में नहीं था, लेकिन जूजी को देख के लग रहा था कि जूजी वाकई में बहुत ही ज़्यादा वाले गुस्से में है एंड उसके पीछे तो इतने ढेर सारे सोल्जर्स भी आ रहे थे। इतने सारे सोल्जर्स को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इवन वांग शाओजी भी उठ के खड़ा हो जाता है। यूहाओ भी खुद को संभालता है, देख रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि इस जगह पे जितने भी सोल्जर्स मौजूद हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं। ये सारे के सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे जूजी भी साइड में आके खड़ी हो गई थी। तभी हमें यहाँ पे प्रिंस की एंट्री देखने के लिए मिलती है, जो कि अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ था एंड वो उसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि जिस स्टाइल से वो उस चेयर के ऊपर बैठा हुआ था उसे देख के ये नहीं लग रहा था कि वो इस चेयर का भी मोहताज है, बल्कि यहाँ पे सारे ही लोग उसे देख के घबरा जाते हैं एंड सारे लोग उसे ग्रीट भी करने लग गए थे एंड कह रहे होते हैं कि आखिर आप
आपने यहाँ पे आने का तकल्लुफ़ कैसे किया। युहाओ की आंखों में भी आंसू थे और वो भी देख रहा होता है इस प्रिंस को ही, जिसके साथ यहाँ पे प्रिंस कह रहा था कि वैसे तुम सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारे चक्कर में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। हालांकि मैं यहाँ पे रॉयल सन एंड मून एम्पायर के लोगों से ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है इसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर ही लूँगा। जूजी के कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ एंड जूजी के कहने पे ही मैं तुम सभी को एक अच्छा सबक भी सिखाने वाला हूँ। तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया इस लड़के के साथ में। एंड रही बात तुम्हारी मून रॉयल फैमिली की, तो इन लोगों से भी मुझे पूछना होगा। हालांकि यहाँ पे वांग शाओ जी को तो पसीना आना स्टार्ट हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था एंड कह रहा था कि आखिर ये प्रिंस जूजी के इस प्रिंस के साथ में भी इतने खतरनाक वाले कॉन्टैक्ट हैं। तभी यहाँ पे हमें चेंज पे देखने के लिए मिलता है कि युहाओ का ब्लड लगा हुआ था। अब उसकी नज़र अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चेंज के ऊपर पड़ जाती है जिसमें से युहाओ का ब्लड टपक रहा था। वांग शाओ जी घबराया हुआ था एंड कह रहा होता है कि प्रिंस आप ठीक तो हैं। लेकिन प्रिंस तो यहाँ पे उन सबकी हालत ख़राब करने के लिए आया था। वो सभी यहाँ पे तुरंत ही झुक जाते हैं उसके सामने। इवन वांग शाओ जी भी और सारे के सारे कहने लग गए थे कि प्लीज़ हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, हमारी लाइफ को बख्श दीजिए, हमने जो कुछ भी किया है हम उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं। लेकिन तभी वो कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतनी आसानी से आखिर कैसे तुम्हें जाने दे सकता हूँ, इन्हें तो अच्छा सबक सिखाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि वो हाथ से बस एक इशारा करता है। आसपास यहाँ पे काफ़ी सारा डार्क ओरा जमा हो गया था जो कि तुरंत एक एल्डर के रूप ले लेता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक सोल्जर्स को ख़त्म कर डालता है। इसके बाद तो यहाँ पे वांग शाओ जी पीछे पलट के देख रहा था तो उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आखिर यहाँ पे पावरफुल पर्सन है कौन। तभी यहाँ पे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, इवन उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। तो दूसरे ही सेकंड के अंदर यहाँ पे एक और सोल्जर्स को मार दिया जाता है। वांग शाओ जी तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, वो डर के मारे अपनी नज़रें भी ऊपर नहीं उठा पा रहा था। खुद को संभालते हुए ऊपर देखने की कोशिश करता है तो वो एल्डर अब उसको भी मारने वाला था। इवन उसका सर पकड़ के ज़मीन में धांस देता है। उसके बाद तो फिर क्या ही फुटबॉल बना के उसको खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे उसने पर्सनल ले लिया है युहाओ को पीटना, जिसके साथ ही यहाँ पे वो बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा था वांग शाओ जी को। एंड लास्ट में अब वो उसकी सोल को भी निकालने वाला था उसकी बॉडी से। लेकिन तभी जिंग होंगचेन कह रहे होते हैं कि ज़रा 1 मिनट रुकिए। तो उनकी बात सुनने के बाद प्रिंस अपने हाथ से इशारा करता है तो फिर वो बंदा रुक गया था। एंड वांग शाओ जी की हालत ख़राब थी, उसे छोड़ दिया जाता है। जिसके साथ ही वांग शाओ जी को देखने के बाद यहाँ पे होंगचेन भी यही सोच रहे थे कि प्रिंस वाकई में कितने ज़्यादा कैपेबल हैं। साथ ही यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि मैंने आपको काफ़ी वक्त बाद देखा है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंपीरियल सिटी के लोगों से इस बात की एक्सप्लेनेशन लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्लीज़ इस लड़के को यहाँ से जाने दीजिए। साथ ही हमें वो एल्डर भी देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहे थे कि बिल्कुल मैंने भी तुम्हें काफ़ी वक्त बाद देखा है, मुझे लग रहा है कि पहले तुम्हें इस लड़के को यहाँ से निकाल के लेकर जाना चाहिए क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। होंगचेन तुरंत ही कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ पे लेके चले जाते हैं वो यहाँ से निकाल के युहाओ को ही। साथ ही युहाओ का ब्लड हमें देखने के लिए मिल रहा था। एंड जूजी वो भी यहाँ पे एंशियस नज़र आ रही थी, उसके हाथ पे वो मार्क अभी भी था जब युहाओ ने उसको बाइट किया था। जिसके साथ ही प्रिंस को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अभी थोड़ी सोच में होता है। ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काइटो को जैसे ही पता चलता है वो काफ़ी ही ज़्यादा भागते भागते आ गया था। एंड युहाओ को देख के तो वो इमोशनल भी हो जाता है। बल्कि यहाँ पर दोनों ही एल्डर्स खड़े हुए थे। एंड युहाओ की हालत देखने के बाद वांग शाओ जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो तुरंत ही कह रहा था कि डीन आखिर युहाओ के साथ में इतना सब कुछ कैसे हो गया है। एंड वेज मुझे लग रहा है कि मुझे श्रेक अकेडमी के लोगों को ये सब कुछ बताना ही होगा, वो लोग आपसे बदला लेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं कि बस भी करो, एक तो हम इसे बचा के यहाँ तक लेके आए हैं लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम हमारे साथ ये करने की कोशिश कर रहे हो। रॉयल सन एंड मून एम्पायर से भी एल्डर्स यहाँ पे मौजूद थे और वो कह रहे होते हैं कि देखो मुझे लग रहा है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, वही बेस्ट रहेगा तुम सभी के लिए। लेकिन तभी काइटो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ ये सब कुछ। श्रेक अकेडमी का मेरा ब्रदर, इसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है, आखिर कैसे इतनी आसानी से सब कुछ जाने दूँ। लेकिन तभी युहाओ उसे कह रहा होता है कि काइटो मैं एकदम ही ठीक हो, तुम परेशान ना हो। जिसके साथ ही वो यहाँ पे उठ के बैठ रहा होता है तो काइटो उसकी हेल्प करता है, जिसके साथ अब वो उसको इशारा भी कर देता है। तो यहाँ पे काइटो थोड़ा शांत हो गया था एंड ये लोग इस मामले को बैठ के डिस्कस करने लग जाते हैं। काइटो को भी इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं था तो वो कह रहा होता है कि हमारी श्रेक अकेडमी आपके डिसाइबल्स को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही है, तो फिर आप भी हमारे लोगों को इक्वली ही ट्रीट करिए। तो फिर एल्डर समझ चुके थे एंड कह रहे होते हैं कि बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रही बात युहाओ की, तो मुझे पता है कि युहाओ के साथ बुरा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि युहाओ हमारे अंडरग्राउंड होल के अंदर स्टडी करे। अब अंडरग्राउंड होल का नाम सुनने के बाद तो सेकंड एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। होंगचेन भी कह रहे होते हैं कि कॉलेज के बिहाफ पे एक बार मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ युहाओ, प्लीज़ इन सारी चीज़ों को भूल जाओ।
के बाद वहाँ से दोनों ही सीनियर्स चले जाते हैं। तो फिर काइटो कह रहा था कि यूहाओ, क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा टॉर्चर तुमने सहा है। तभी यूहाओ उसे कह रहा होता है कि परेशान मत हो, हालांकि वो टॉर्चर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ज़रा देखो, मुझे उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर स्टडी करने का मौका भी तो मिला है। इससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता था? ये तो एक बहुत ही बड़ा गेन मेरे लिए बन के साबित हुआ है। जिसके साथ ही यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फ़िलहाल अंडरग्राउंड एरिया के अंदर स्टडी करने के लिए यूहाओ को जाना, जिसकी वजह से यूहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। दूसरी ओर हम होंग चैन को देखते हैं, जो कि अब प्रिंस से मिलने के बाद एक काफ़ी बड़े से शौक के अंदर जा चुके थे और वो कह रहे होते हैं कि क्या आपने देखा उस प्रिंस को? मैंने जब उसके अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो फिर मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अब चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी। इवन वो थर्ड प्रिंस, वो तियानरेन, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैंने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। वो तो बड़े बड़े लोगों को भी टक्कर दे सकता है फ्यूचर के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग भी अब अपने अच्छे के बारे में सोचें। तो फिर सेकंड सीनियर भी कह रहे थे कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। जब उसने उस बंदे को कहा कि जाओ जाके उसे मारो, तो फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके आदमी ने भी मार दिया। और साथ ही मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो बंदा एक आयरन ब्लडेड मैन है। उसकी पावर की ज़रूरत तो हमें भी फ्यूचर के अंदर पड़ सकती है। भले ही वो डिसेबल हो, लेकिन उसकी एटीट्यूड को देख के लग रहा है कि बाकी सारे प्रिंस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे फ्यूचर के अंदर। वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत बन के बाहर निकल के आएगा। तो होंग चैन भी कह रहे होते हैं कि बिल्कुल मुझे भी यही लगता है, और अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों के अंदर आखिर हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये सीन कट होता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है रात का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ फिलहाल अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा शांत था। तभी दरवाज़ा खुलता है एंड दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि जूजी ही थी, जो कि अभी फ़िलहाल यूहाओ से मिलने के लिए आई थी। यूहाओ को देखने के लिए वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। यूहाओ का फेस दूसरी साइड पे था और वो सो रहा होता है। तो फिर जूजी, जिसका फेस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, वो चेयर के ऊपर बैठ जाती और यूहाओ को ही देख रही थी। वो कह रही होती है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा कि ये सही वक्त है अपने दिल की बात बताने का। लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर मेरे दिल में जो चल रहा है वो तुम्हें बताऊँ या नहीं। और ये कह के उसकी आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरा चल रहा है, लेकिन यही सब कुछ सच है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। जिसके साथ ही अब हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे फिलहाल वो प्रिंस के पास में आ चुकी थी और प्रिंस उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो कह रहा होता है कि अरे जूजी, तुम काफ़ी वक्त बाद यहाँ पे आई हो और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज से वो वक्त आ चुका है जिसका मैं इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहा था। जूजी से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे रहना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रिंसेस बन जाओ एंड यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लो। ये सुनने के बाद तो जूजी काफ़ी हैरान थी और वो कह रही होती है कि आखिर प्रिंस, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हूँ? ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन तभी प्रिंस उसे कह रहा होता है कि देखो, मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता है, तुम्हें सोल गाइड के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है, इसके अलावा तुम्हें मिलिट्री के बारे में भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और इसी की वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, दूसरों से भी ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लक तुम्हारे साथ आजमाऊँ। और वैसे भी अगर तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि आखिर तुम मेरे साथ किस रीज़न की वजह से रहोगी, तो फिर पब्लिक के सामने बहुत ही जल्दी ये अनाउंस कर दूंगा कि अब से तुम मेरी प्रिंसेस हो जाओगी। तो इस चीज़ से भी तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तुम्हें एक काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल ही रही है। इसके अलावा तुम फ्यूचर में जाके क्वीन भी बनोगी। ये सुनते साथ ही वो काफ़ी हैरान हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में बस यूहाओ ही चल रहा था। जब यूहाओ उससे पहली बार मिला था तब उस वक्त की सारी मीटिंग उसे याद आ जाती, और लास्ट टाइम जब यूहाओ से मिला उसे तब भी सब कुछ याद आ जाता है। इवन जब यूहाओ इंजर्ड पड़ा हुआ था, जब वो उसको देख रही थी, उसको देखते साथ ही उसके प्यार में वो पड़ जाती है। हालांकि यहाँ पे जूजी यही कह रही थी प्रिंस से कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे डिज़र्व करती हूँ या फिर मैं इस पोजीशन को ढंग से संभाल पाऊँगी। तब भी प्रिंस यहाँ पे उसे कह रहा होता है कि देखो, एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर मैंने फेस किया है और तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि जो सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, इसके बाद में ना तो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, ना ही अपनी लव लाइफ के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि मेरा लव के बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं है, और ना ही एक मैन एंड वीमेन के बीच में जो लव होता है मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। तो फिर ये तुम्हारा रास्ता काफ़ी क्लियर हो चुका है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि देखो, तुम मेरे साथ क्वीन बन के रह सकती हो, इसके अलावा हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो बस नाम के लिए है। तुम्हें बस एक नाम दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहो और अच्छे से इन सारी चीज़ों को कर पाओ।
इसके साथ ही अब जूजी के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जूजी भी कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस बारे में सोचती हूँ, लेकिन प्रिंस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस बारे में सोचे, बल्कि वो उसे उसी वक्त कन्विंस करता है और उसे सारी चीज़ें बताता है। एक हेल्थी बेनिफिट ऑफ डाउट भी उसे दे रहा था कि देखो, अगर तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि प्रिंसेस बनने के बाद तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं बता दूँ कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सारी मिलिट्री सब कुछ मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें बस अपने हिसाब से इसे चलाना होगा, इसे मैनेज करो ऐसे कि वो थ्रोन मेरे हाथ में आ जाए, जिसकी मैं काफ़ी वक्त से उम्मीद कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे जूजी हैरान थी एंड यहाँ पे उसे जो प्रिंस का आइडिया था वो काफ़ी अच्छा तो नज़र आ रहा था एंड इस तरीके से उसका खुद का बदला भी उसके एनिमीज से पूरा हो जाएगा। तो प्रिंस अब फाइनली ये सारी बातें समझाने के बाद एक बार फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है और कह रहा था कि अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जूजी यहाँ पे अपने प्यार को सेक्रीफाइस करती है और इसी मोमेंट पे ये दोनों हाथ एक दूसरे से मिला लेते हैं। प्रेजेंट में जूजी ये सब कुछ याद करके काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यूहाव से अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाती। बस वो सिर्फ ऐसे ही शब्दों में कह देती है कि तुम्हारे बिना जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और वो इतना ज़्यादा रोने के बाद अब ये भी सोच लेती है कि यूहाव से ये सब कुछ कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यूहाव उसकी बात तो वैसे भी नहीं सुन रहा, जिसके चलते अब वो अपने टीयर्स को साफ़ करती है और फिर उठ के वहाँ से चली जाती है और कह रही थी कि बस गुड बाय कहने के लिए ही तुम्हें आई थी। इसके अलावा वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोते हुए भागते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके टीयर्स वहीं गिर गए थे और कह रही होती है कि उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से तुमने आज चीज़ों का सामना किया है तुम्हें दोबारा कभी ना करना पड़े और तुम्हें एक अच्छा पर्सन मिले तुम्हारा साथ देने के लिए। ये वो सारी बातें कहने के बाद वो डोर बंद करके वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तब हम देखते हैं कि हाँ वो सो नहीं रहा था, बल्कि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है। लेकिन अब जब उसने जूजी के दिल की सारी ही बातें सुन ली है एंड यहाँ पे प्रिंस के साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में भी यूहाव अब जब जान चुका है तो फिर वो थोड़ा उदास नज़र आ रहा था, बल्कि उसकी आंखों के अंदर काफ़ी उदासी हमें देखने के लिए मिलती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूजी को प्रिंस ने बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया था, तो अगले दिन ही वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि अब उसे प्रिंस के साथ मिलकर काम जो करना है उसने काफ़ी अच्छा किया। इसके अलावा फ़िलहाल तो अब ना यूहाव वो भी जब अपने वूंड से हील कर चुका था तो फिर वो भी अपने मास्टर शुआन के साथ में आ जाता है उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहाँ उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर आने से उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। शुआन तो खुश थे ही पहले से, क्योंकि उन्हें पता था कि यूहाव एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़का और ये बहुत ही अच्छा करेगा। इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर भी आने के बाद वो जो कुछ सीखेगा उससे सारे ही लोगों का बेनिफिट होगा और वो एक काफ़ी अच्छा काम करेगा। जिसके साथ ही वो उसका डोर खोलते हैं एंड ये दोनों ही अंदर चले गए थे उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहाँ पे और भी काफ़ी सारे डिसेबल्स वगैरह भी मौजूद थे। अब यूहाव लिफ्ट के थ्रू नीचे आ रहा था एंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है उसकी एनर्जी के अंदर मौजूद वो वॉर्म उसे बता रहा था कि तुमने अभी काफ़ी अच्छे मास्टर के साथ में अपनी स्टडी स्टार्ट की है। मुझे लग रहा है कि अगर तुम इस जगह पे ज़्यादा वक्त तक रहे तो एक बहुत ही अच्छा तुम परफॉर्म कर पाओगे। यूहाव भी कह रहा था कि हाँ मुझे पता है कि बाकी सारे लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा करूँगा इस अंडरग्राउंड होल के अंदर। तब यूहाव जैसे जैसे लिफ्ट के नीचे की तरफ को आता जा रहा था तो उसे देखने के लिए मिलता है कि वाकई यहाँ पे उसके अलावा भी ढेर सारे और स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा शुआन भी बताने लग गए थे कि इस जगह पे तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा यूहाव। मुझे तुम जैसे बच्चों से हमेशा ही उम्मीद रहती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे एंड उम्मीद करता हूँ कि मेरी होप तुम बहुत ही अच्छे से हैंडल भी कर लोगे। इसके अलावा हमें और भी बाकी सारे डिसेबल्स दिखाए जाते हैं जो कि अपना अपना काम एक काफ़ी अच्छे ढंग से करते हुए नज़र आ रहे थे। जैसे ही वो लिफ्ट अपनी एक ज़मीन वाले एरिया पे आके रुकती है तो फिर शुआन निकल के आगे बढ़ने लग गए थे, तो फिर यूहाव भी उनके पीछे पीछे जाता है और वो आसपास के एरिया को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो वंडर कर रहा था कि इस जगह पे और क्या क्या नया उसे सीखने के लिए मिल सकता है। ये जगह एक अलग ही तरीके से बनी हुई थी जो कि यूहाव को पसंद आ रही होती है। यूहाव मास्टर का पीछा करता जा रहा था और देखता जा रहा होता है कि आखिर आसपास के एरियाज़ में क्या चल रहा है एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं और इस जगह का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग ही था। जिसके साथ यहाँ पे अब शुआन कह रहे थे कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाके अब खुद से स्टडी कर लो एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम काफ़ी अच्छे से स्टडी करोगे। यूहाव भी तुरंत ही अपने सोल टूल के पास में जाके वहाँ पे चेक करने लग गया था कि आखिर इस जगह पे क्या क्या मौजूद है। वो देख रहा होता है तो उसे काफ़ी कुछ नज़र आता है। उसे यहाँ पे अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ करना था। इसके अलावा उसे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना था। यहाँ पे यूहाव का काफ़ी दिल लग रहा था जिसके चलते हाफ ईयर पास हो जाता है और यूहाव को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि किस तरीके से इस जगह पर रह के उसका वक्त निकलता जा रहा है। बल्कि यहाँ पे यूहाव प्रमोट भी हो
गया था एंड यहाँ पे वो अपने टूल्स के साथ में एक अलग लेवल की चीज़ें बना रहा होता है, बल्कि उसे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। फाइनली उसने एक बहुत ही अच्छा गैजेट भी बना लिया था जिसे वो देख रहा था, तो वो कह रहा होता है कि मैंने अब अपने 6 लेवल को भी हासिल कर लिया। इसके अलावा वो देख रहा होता है कि उसके शूज़ जो कि उसने वापस से बिल्ड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, और अगर वो सोल 6 के पाथ के ऊपर इन्हें टेस्ट करेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी रहेंगे। युवा उन शूज़ को देखने लग गया था और कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसे प्रैक्टिकली चेक करना चाहिए। वो काफ़ी उछलता कूदता वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी युवाओं को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है। उसकी थर्ड आई जो थी वो सडनली यहाँ पे कुछ अजीब सा ही उसको हर्ट कर रही होती है। युवाओं कह रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है। यहाँ पे एंसेस्ट्रल सोल उसे कह रही थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेंजर है, एंड यहाँ पे उसे डेस्टिनी आई सब कुछ बता देती है कि यहाँ पे डेंजर है, जिसके थ्रू वो आस पास देखने लग गया होता है एंड अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड एरिया के अंदर बॉम्ब लगे हुए हैं, जिसे देख के वो घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि इस जगह पर बॉम्ब है। बच्चे यहाँ पे कोई एक्शंस ले पाते इससे पहले यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड लोग हो जाते हैं, लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट एक के बाद एक होते जा रहे थे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।